पिछले कुछ महीनों में हमने साफ साफ देखा है कि कैसे हमारे देश के सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, कैसे हिंदू खतरे में आ रहे हैं दिन ब दिन। अब हमारे सरकार के सामने एक नया चैलेंज आ चुका है, एक नया खतरा आ चुका है। नहीं, मैं ट्रेन में वर्चुअल लिंचिंग की बात नहीं कर रहा हूं, आईआईटी बीएचयू इनफेमस रेप केस में जो अक्यूज्ड है वो उनको बेल मिल गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। और ना ही मैं बात कर रहा हूं कि चाइना कैसे अपने गुड्स हमारे मार्केट में फ्लड कर रही है, हमारे जो छोटे स्केल के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कैसे बर्बाद हो रही है। ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। अभी सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि हमारे देश में कैसे टेररिज्म को व्हाइट वॉश किया जा रहा है, हिंदुओं को कैसे अपमान किया जा रहा है, आईएसआई को कैसे बचाया जा रहा है। बता दूं आपको खबर क्या है कि आईएनबी मिनिस्ट्री ने अब नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को समन किया है, समन जारी किए गए हैं, सरकार के सामने पेशगी होगी। IC 814 वेब सीरीज को लेकर यह बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी है। देश अभी धू धू कर जल रहा है इस मुद्दे पर। हुआ यूं कि एलिजेड हिंदुओं का अपमान हुआ है, इस्लामिक टेररिज्म का बचाव हुआ है और आईएसआई को व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई है इन नेटफ्लिक्स लेटेस्ट सीरीज IC 814 द कांदाहार हाईजैक। जिन्हें मालूम नहीं है, जो शायद सोशल मीडिया पर नए आए हैं, न्यूज बाद में फॉलो करते आए हैं, ये शायद हमारे देश का वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर्स था। अगर 2611 मुंबई है तो उसी के तरह 1999 हाईजैक ऑफ द इंडियन एयरक्राफ्ट IC 814, 5 टेररिस्ट ने हाईजैक किया वो एयरक्राफ्ट जो काठमांडू से दिल्ली की तरफ आ रही थी। और अब ANI के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने समन किया है नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल को। अब आपको समझाते हैं कि कंट्रोवर्सी क्या है, एलिगेशंस क्या लगे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स के अनुसार जो मेकर्स ऑफ द वेब सीरीज हैं, उन्होंने जानबूझकर टेररिस्ट के मुसलमान नाम चेंज करके हाईजैकर्स का नाम भोला और शंकर रखा। अनुभव सिन्हा की ये डायरेक्टोरियल वेंचर है। 5 हाईजैकर्स हैं, दिल्ली बाउंड फ्लाइट है काठमांडू से, और उनमें हाईजैकर्स का नाम हमें सुनने में आता है इस वेब सीरीज में चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर। सवाल यह है कि अनुभव ने ये ऐसा क्यों किया? इन्होंने जानबूझ के क्या व्हाइट वॉश करने की कोशिश की, इस्लामिक नाम हटाने की कोशिश की, मुसलमान नाम हटाने की कोशिश की, या फिर ये जो आउटरेज हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं किसी तरीके का पेड आउटरेज है जिससे इस सीरीज को और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिले? अब जब आउटरेज हुआ तो हमने कहा कि भाई देखना तो जरूर बनता है कि सच्ची में ऐसा एक रझा हुआ डायरेक्टर जिसने भीड़, थप्पड़, आर्टिकल 15 जैसी वेल रिसर्च मूवीज बनाई है, उसने क्या ऐसा काम किया होगा कि टेररिस्ट का नाम ही बदल दिया, टेररिस्ट का आइडेंटिटी बदल दिया, आईएसआई को वॉश ओवर करने की कोशिश की गई। अब देखिए, ये जो सीरीज बनी है ये अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स और एक किताब पर आधारित है। किताब का नाम फ्लाइट इनटू फियर, द कैप्टन स्टोरी। ये किताब जर्नलिस्ट श्रिंजॉय चौधरी और देवी शरण ने लिखी है। देवी शरण खुद ही कैप्टन थे उस फ्लाइट के IC 814। तो सिन्हा साहब ने क्या गलत इंफॉर्मेशन दी है, व्हाइट वॉश करने की कोशिश की है, इसको फैक्ट चेक कैसे किया जाए? देखिए, कभी कभी फैक्ट चेक मुश्किल होता है, लेकिन यहां फैक्ट चेक हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि उस समय का MEA रिपोर्ट हमारे पास अभी भी मौजूद है, जो इंटरनेट पर अभी भी लाइव है। मैं नीचे लिंक भी आपको दे दूंगा जिसमें इस हाईजैकिंग की सारी डिटेल्स दी गई थी, और उसमें से मैं एक पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाता हूं। द हाईजैकर्स नेम्ड बाय द ऑपरेटिव्स आर इब्राहिम अथर, शाहिद अख्तर, सनी अहमद गाजी, जहूर इब्राहिम और शाकिर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने अपने असली नाम पूरे हाईजैक प्रोसेस में, निगोशिएशन प्रोसेस तक में इस्तेमाल नहीं किया था। जो पैसेंजर्स थे, जो निगोशिएटर्स थे, उनके लिए जो नाम इस्तेमाल किया गया था वो था चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला and Shankar. These are the names by which the hijackers invariably addressed one another. ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये MEA के रिपोर्ट में लिखा हुआ है। इसी चीज को ऑब्वियसली कॉपी किया गया है और दर्शाया गया है OTT में, लेकिन इसको लेकर काफी बवाल हुआ है क्योंकि कुछ सेक्शंस है जिनका काम है कि भाई प्रॉब्लम तो निकालना है, तो उन्होंने लगा कि नहीं, हाईजैकर्स को ये नाम देना इनसेंसिटिव है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, अपमान है। अब उनके अकॉर्डिंग तो अगर थोड़ा हाईजैकर वहां 5 नमाज पढ़ते, थोड़ा मियां मटन खाते, तब शायद एक ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन होता। एक और चीज को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश है सोशल मीडिया में, खासकर की राइट विंग में, कि एक इतना संगीन अपराध हुआ है, एक बंदा जो मारा गया, एक ऑलमोस्ट डेड हो गया था, और उसके बाद आप दिखा रहे हो कि वहां सिंगिंग चल रही है प्लेन के अंदर, हाईजैकर्स के साथ यारी दोस्ती चल रही है।
मैं इंडियन एक्सप्रेस में लिखे एक लेख को, उसमें से एक पैराग्राफ आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इन एन इंटरव्यू विद द न्यूयॉर्क टाइम्स 5 days after his return, the captain spoke about the mood inside the plane and recalled that the hijackers and hostages began to loosen up as the days wore on. याद रखिए, काफी लंबा हाईजैक प्रोसेस था। He even recalled telling the hijackers a joke which he narrated in the interview as well. I just wanted to make the best of the time so that nobody should be nervous and think the world is finished now, he said, recalling the hijacker named Burger won the hearts of people by singing songs with them and chatting companionably. अब ये मेरे शब्द नहीं है, ये कैप्टन शरण के शब्द हैं और वो खुद कह रहे हैं, I joined in the games. अब ये थोड़े से मंदबुद्धि लोगों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जब एक हाईजैक इतना लंबा प्रोसेस चलता है, आप सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हो। अब यहां कुछ लोग कहते हैं कि भैया भारत मां की जय लेकर खंजर क्यों नहीं भोग दिया, यार आपने रिबेलियन नहीं किया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारा राइट विंग उस समय भी पैसेंजर्स को ब्लेम करने लगा, पायलट्स को ब्लेम करने लगा और उनसे पूछा कि आप लोग ने रिवोल्ट क्यों नहीं किया, आप लोग बहुत डरे हुए थे, आप लोग ने कोऑपरेट क्यों किया, आप लोगों को रिवोल्ट कर देना चाहिए था और उलट पुलट कर देना चाहिए था। अब ये अलग बात है कि प्लेन में एक बॉम्ब भी था जिसे डेटोनेट किया जा सकता था। एक टेरर सिचुएशन में जब तक ना आप पूरा आकलन कर सको कि सिचुएशन क्या है, आप ऐसा काम कर भी नहीं सकते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस वेब सीरीज में एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी बताई गई है कि कैप्टन इंस्ट्रक्शन, कैप्टन मैनुअल में साफ साफ लिखा रहता है, इन अ सिचुएशन ऑफ अ हाईजैक, आपका जो कैप्टन है, आपका जो पायलट है, उसे हाईजैकर के साथ कोऑपरेट करना जरूरी है। इसी से जान बच सकती है, उसका काम वहां एनएसजी कमांडो बनना नहीं है। अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी तूल चला है पिछले 2-3 दिनों से, बॉयकॉट करो, अरेस्ट करो, एटसेट्रा एटसेट्रा, जबकि कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा ने भी क्लैरिफाई कर दिया कि भैया ये सिर्फ कोड नेम्स था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक मार्केटिंग जीनियस प्लॉय भी है, क्योंकि इस बेवजूल कंट्रोवर्सी के वजह से इतने लोग अब IC 814 देख रहे हैं, इस वेब सीरीज को देख रहे हैं, एक बिट ऑफ जो हमारी देश की जो हिस्ट्री है उसे समझ रहे हैं, एक डार्क चैप्टर था उसे समझ रहे हैं। लेकिन उधर राइट विंग के अमित मालविया भी चले आ रहे हैं और इसको और पब्लिसिटी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अब सवाल यह है कि व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई है या नहीं, नाम छुपाने की कोशिश की गई है या नहीं। अब बैठ के फिर संडे को मैंने भी 4 घंटा ये वेब सीरीज देखा, तो पूरा का पूरा इस्लामिक जिहाद भी मिलता है आपको। मुल्ला उमार का भाई हाईजैकर्स के अंदर मिला हुआ है, उनका जो गेटअप है, उनका जो कॉन्वर्सेशन है, इस्लामिक जिहाद के बारे में पूरी डिटेल में बात हुई है, टेररिज्म के बारे में बात हुई है, ISI के बारे में बात हुई है, तालिबान के बारे में बात हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं यह दिखाने की कोशिश की गई है इस आउटरीच में कि सब भले थे, हम ही गलत थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो नाजुक दौर भी दिखाया गया है कि कैसे लाहौर में हमारे प्लेन को ऑलमोस्ट क्रैश लैंड होना पड़ा क्योंकि उनको लैंडिंग परमिशन नहीं मिल रहा था। एकदम लास्ट मोमेंट में लैंडिंग परमिशन मिली। एक एरिया है लेकिन जहां एक कंट्रोवर्सी है या एक क्रिटिक कह लीजिए जो बेटर हो सकता था कि किस तरीके से ISI के इन्वॉल्वमेंट को और डिटेल तरीके से नहीं दिखाया गया है। अब इसमें इंफॉर्मेशन कम है या इसमें बुक में इंफॉर्मेशन कम थी या रिसर्च कम था, लेकिन ISI का जो रोल था उसको कुछ हद तक कम दिखाया गया है। इस एंगल को डेफिनेटली और एक्सप्लोर करना जरूर चाहिए था। लेकिन जो भी हो, यह नाम चेंजिंग के वजह से पब्लिसिटी तो खूब मिली है और यह OTT सीरीज बहुत लोग देख रहे हैं। लेकिन एक और डीपर सवाल, यह आउटरीच हो क्यों रहा है? क्या सच्ची में हिंदू के अपमान के लिए आउटरीच हो रहा है? भोला और शंकर के नाम को लेकर आउटरीच हो रहा है, जो कि एक स्टेटेड हिस्ट्री, स्टेटेड फैक्ट है? या कुछ और वजह है? वजह शायद कुछ और है। सबसे बड़ी वजह यह हमारे देश की सबसे बड़ी कोऑर्डिनेशन फेलियर है आज तक। और ये ऑफिशियल स्टेटेड रिपोर्ट्स की बात है कि कैसे पंजाब पुलिस के सरबजीत सिंह ने अलर्ट कर दिया गया था। वहां पंजाब के कमांडोज एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में ट्रेन्ड कमांडोज तैयार थे, स्टैंड बाय थे टू स्टॉर्म द एयरक्राफ्ट, लेकिन उन्हें गो अहेड नहीं मिला क्योंकि दिल्ली में कंफ्यूजन था। क्योंकि दिल्ली में सोचा गया कि नहीं, NSG कमांडोज फ्लाई करके जाएंगे न्यू दिल्ली से, क्योंकि टेररिस्ट तो आपके लिए वहां बैठे ही हुए हैं। NSG कमांडोज को तैयार होने को बोला गया, वो तैयार भी हो गए 710 पर। 740 पर जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है उसने NSG को बोला कि भैया अब तुम निकलो। NSG 755 पर निकली, लेकिन तब तक काफी लेट हो चुका था क्योंकि हाईजैकर्स तो सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए वहां लैंड किए थे। उनको समझ में आ गया कि उनको डिले किया जा रहा है, उनको रिफ्यूलिंग मना किया जा रहा है और डिलेइंग टैक्टिक देखकर उन्होंने पैसेंजर को मारने की धमकी दी। इनफैक्ट एक पैसेंजर मारा भी गया, एक खून से लदा हुआ नाइफ लेकर
कैप्टन के गले पर रख दिया गया, बंदूक रख दी गई कि अगर अभी इमीडिएटली टेक ऑफ नहीं करोगे तो हर 10 मिनट में एक एक पैसेंजर अभी हम मारना शुरू कर देंगे। तो एनएसजी कमांडोज जब तक अमृतसर पहुंचे काफी लेट हो चुकी थी और वो फ्लाइट वहां से उड़ चुकी थी लाहौर के तरफ। ये हमारे देश की सिक्योरिटी, सुरक्षा, कोऑर्डिनेशन पर एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्क है और शायद इसीलिए राइट विंग चाहती नहीं है कि ये वाला जो काला चैप्टर है उसे फिर से खंगाला जाए, उसे फिर से याद किया जाए। याद रखिए, पॉइंट नंबर 2 बिगेस्ट इंटेलिजेंस फेलियर भी रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इंटेलिजेंस हेड्स खुद कह चुके हैं कि कैसे रॉ और कैसे आईबी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाए। हमारे पास इंफॉर्मेशन थी हाईजैक की, काठमांडू से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी, लेकिन हम उस पर टाइम से एक्ट नहीं कर पाए। एक और जो नॉट सो मजेदार एपिसोड है कि अजीत डोवाल का किस तरीके से एक कैरेक्टराइजेशन किया गया है। मनोज पावा को अजीत डोवाल का रोल प्ले कराया गया है, थोड़ा सा कॉमिकल, थोड़ा सा बम्बलिंग, और किस तरीके से अजीत डोवाल का हार्ड निगोसिएशन स्टाइल के वजह से जो निगोसिएशंस हो रहे थे टेररिस्ट के साथ वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो अजीत डोवाल फैंस को ये ओटीटी सीरीज पसंद नहीं आएगी क्योंकि उन्हें कुछ खास अच्छे लाइट में दर्शाया नहीं गया है। पॉइंट नंबर 4, सबसे बड़ी प्रॉब्लम शायद बहुत लोगों को लगी होगी कि कैसे तालिबान को इतने गंदे लाइट में नहीं दिखाया गया है। वहां तालिबान को दिखाया गया है कि अल्टीमेटली उन्होंने टेररिस्ट को अल्टीमेटम दिया कि बहुत टाइम आप हमारे एयरपोर्ट पर रह चुके हो, हमारे जमीन पर रह चुके हो, आइदर ये प्रॉब्लम अब सॉल्व करो या तो यहां से रिफ्यूल करके उड़ जाओ। तो उन्होंने जो मेन मीडिएटर का रोल प्ले किया, ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। और पांचवा मेरे ख्याल से लास्ट और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कहीं ना कहीं अनुभव सिन्हा इनके कैंप में नहीं है, कभी राइट विंग के सामने झुके नहीं है। ऐसी ऐसी सोशल रियलिटीज की मूवी बनाते हैं जो सिस्टम को इंपैक्ट करती है। अगर आपने भीड़ नहीं देखी तो कभी देख लीजिएगा। कमर्शियली सक्सेसफुल पिक्चर नहीं थी, ब्लैक एंड व्हाइट पे पूरी तरीके से शूट हुई थी, लेकिन ये जो आप मास्टर स्ट्रोक करके पूरे देश को बंद कर देते हो कोविड के चलते, तो उस लॉकडाउन का एक इंपैक्ट क्या हुआ था बड़ी अच्छी तरीके से भीड़ ने दिखाया था। ऑफ कोर्स हमारे देश की सोशल रियलिटी आर्टिकल 15 में कैसे दिखाई गई है वो भी हमें मालूम है। तो नेट भाई, देश का अपमान हुआ है या झूठ बोला गया है? नहीं भैया, भोला नाम था, टेररिस्ट ने इस्तेमाल किया गया था। गलती कहां हुई है? गलती मेरे ख्याल से यह हुई है कि आईएसआई का जो एक एंगल था, अनआंसर्ड क्वेश्चन था, अगर उस पर थोड़ा सा और फोकस करते, शायद एपिसोड सीरीज थोड़ा और लंबा भी बना देते, तो मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। आईएसआई वाला एंगल डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए था। यह एक अनआंसर्ड क्वेश्चन रह जाएगा। ठीक वैसे ही एक अनआंसर्ड क्वेश्चन कि हमने अपने प्लेन को यहां से उड़ने क्यों दिया अमृतसर से, टाइम पर एक्शन क्यों नहीं लिया कमांडोज रहते हुए। यह क्वेश्चन का आंसर हमने आज तक नहीं दिया कि पुलवामा में आरडीएक्स पहुंचा कैसे। यह क्वेश्चन का हमने आंसर नहीं दिया कि डीएसपी देवेंद्र सिंह अपने गाड़ी में टेररिस्ट को क्यों बैठाकर जा रहे थे। यह सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला कि चाइना हमारे देश के अंदर पोस्ट कैसे एस्टैब्लिश कर रही है। यह सवाल का जवाब नहीं मिला कि 40 हमारे जो जवान मारे गए उनको इलेक्शन के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया। तो सवाल तो बहुत है, जवाब कभी कभी छूट जाता है। और शायद इस ओटीटी सीरीज का सबसे बड़ा फ्लॉ यही है कि एक अनआंसर्ड क्वेश्चन, दी आईएसआई एंगल को आंसर नहीं किया गया। लेकिन जिस तरीके से एक फर्जी डिबेट क्रिएट किया गया है कि भैया टेररिस्ट का नाम क्या है, जो कि एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, उससे इस सीरीज को तो खूब भर भर कर पब्लिसिटी मिली है। तो जो लोग इस पब्लिसिटी में बिलीव कर रहे हैं वो और भी देख रहे हैं। लेकिन सैड फैक्ट तो यही है कि देश में इतने सारे और संकट हो रहे हैं, लेकिन सरकार समन किसको कर रही है? नेटफ्लिक्स को समन किया जाएगा और उनसे सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि सरकार के जो मुलाजिम हैं, सरकार के जो चाटने वाले सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, उन्होंने सोचा कि चलिए इसको अब पकड़ते हैं। तो अगर सोशल मीडिया वॉरियर्स और आईटी सेल ट्रोल सरकार चलाएगी तो हमारा देश कहां जाएगा, हमारे देश की बजट कहां जाएगी, हमारे देश की क्रिएटिविटी कहां जाएगी, वो आप समझ ही सकते हैं।